सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। उन्हें समझ में नहीं आया कि अचानक से ये अमित ने क्या कहा था। उन्हें अपनी तरफ हैरानी से देखता हुआ देखकर अमित बोला, नेशनल फिल्म एकेडमी ने कृतिका के लिए अपना सपोर्ट ऑलरेडी एक्सप्रेस कर दिया है। क्या? वे तीनों बुरी तरह शॉक्ड हो गए। हालांकि अरविंद ने अभी अभी उन्हें कहा था कि नेशनल फिल्म एकेडमी कृतिका को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन ये उसने बस एक अंदाजे से कहा था। शायद वो रावत को डराना चाह रहा था, जिससे डरकर वो कृतिका को टारगेट करना बंद करे। उस लड़की पर बार बार अटैक करने की वजह से वे लोग बार बार किसी न किसी मुश्किल में फंस रहे थे। दिल ही दिल में उसे खुद पर भी ये भरोसा था कि नेशनल फिल्म एकेडमी वाले कृतिका को सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि जो उसने बस अंदाजे से कहा था वो नेशनल फिल्म एकेडमी वाले अगले ही पल में कर देंगे। हरदीप को तो अभी भी इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि नेशनल फिल्म एकेडमी कृतिका जैसी अतनी सी लड़की को ऐसे प्रोटेक्ट करेगा। रावत को तो मानो सांप ही सूंघ गया था। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो आगे क्या कहे। उन्होंने क्या कहा? हरदीप ने अपने फोन को उठाते हुए सवाल किया। वो अमित के जवाब का इंतजार नहीं करने वाला था। जब वो नेशनल फिल्म एकेडमी के ट्विटर पेज पर पहुंचा तो उसने देखा कि उनसे पहले उनके स्कूल के टीचर अरुणोदय ने ट्विटर पर कुछ पोस्ट किया था, जिसे उन्होंने रीट्वीट किया था। नेशनल फिल्म एकेडमी से पहले अरुणोदय पब्लिकली कृतिका के सपोर्ट में आ गया था। इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप के टॉप 5 कंटेस्टेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए रावत हमारे स्कूल आया था। जिस कमरे में उन स्टूडेंट्स की मुलाकात रावत से होनी थी, वहां मैं भी मौजूद था। रावत के आने के बाद भी मैं वहां से गया नहीं था। वो सारा घटनाक्रम मेरे सामने ही हुआ। मैं प्रूव कर सकता हूँ कि जो रिकॉर्डिंग कृतिका ने ट्विटर पर अपलोड की वो रियल है। जिस आदमी की आवाज आप सब उस रिकॉर्डिंग में सुन रहे हैं, वो आवाज रावत की ही है। अरुणोदय के पोस्ट के बाद वहां कुछ ऐसे इंटरनेट यूजर्स जमा हो गए जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में इंटरेस्टेड थे। उन्होंने उससे अजीब अजीब सवाल करने शुरू कर दिए। उनका कहना था कि वो रिकॉर्डिंग फेक है। उन्होंने आज से पहले कभी रावत की आवाज नहीं सुनी। ऐसे में वो कैसे विश्वास कर ले कि जिस आदमी की आवाज उस रिकॉर्डिंग में सुनाई दे रही है वो एक्चुअल में द परफॉर्मर के असिस्टेंट डायरेक्टर रावत की ही है। उनके सवाल के जवाब में अरुणोदय ने कुछ और भी ट्वीट किए। जो रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड की गई है उनमें बस कृतिका और रावत की आवाज शामिल है। बाकी के स्टूडेंट्स जो वहां मौजूद थे उनकी आवाज को कृतिका ने म्यूट कर दिया है ताकि वो सेफ रह सके। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के तहत मिस्टर रावत तय समय से 1.5 घंटे लेट थे और मैं खुद स्कूल एंट्रेंस के पास 1.5 घंटे तक उनका इंतजार करता रहा। वे 5 स्टूडेंट्स उस रूम में रावत का इंतजार करते रहे जहां उन्हें रुकने के लिए कहा गया था। बाद में मेरे गुस्से को शांत करने के लिए रावत ने घमंड में फॉर्मेलिटी के रूप में अपने देर से आने की वजह से खुद से सॉरी कहा। वो किस वजह से देर से आया इसे लेकर उसने कुछ कहना जरूरी नहीं समझा। कमरे में आने के बाद उसने उन स्टूडेंट्स से एक बार भी माफी नहीं मांगी जो वहां उतनी देर से उनका इंतजार कर रहे थे, बल्कि उसने तो उन्हें नीचा दिखाया। बात चाहे नेशनल ड्रामा एकेडमी के स्टूडेंट्स की हो या नेशनल फिल्म एकेडमी के स्टूडेंट्स की, वे सभी हमारे स्कूल में थे। उन सभी के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां थी। मिस्टर रावत का एटीट्यूड उनके प्रति काफी खराब था। ऑब्वियसली अरुणोदय ट्विटर पर आकर जो कुछ भी पोस्ट कर रहा था उसके लिए उसे अपने स्कूल से पहले ही परमिशन मिल चुकी थी, क्योंकि वो जो कुछ भी पोस्ट कर रहा था ठीक उसकी पोस्ट करने की कुछ देर बाद नेशनल फिल्म एकेडमी ने भी वही पोस्ट रीट्वीट किया। नेशनल फिल्म एकेडमी ने अपने स्टूडेंट्स को कभी भी किसी के साथ धोखा करना नहीं सिखाया है। हमारे टीचर्स भी अपने स्कूल के बच्चों को यही सिखाते आए हैं कि एक्टिंग में करियर बनाना है तो इसे सीरियसली लो, ना कि इसे कोई खेल समझो। अगर ये अच्छा है तो अच्छा है और अगर बुरा तो बुरा। हम रिजल्ट्स फेक करने की कोशिश नहीं करते हैं। रही बात स्टूडेंट्स के चॉइस की, तो स्कूल किसी स्टूडेंट के अपने फैसले में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन बात अगर कृतिका की हो तो हम उसे लेकर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। हे भगवान, अगर एक या दो लोग कृतिका के लिए स्टैंड लेकर कहते कि उसकी प्रोवाइड की गई रिकॉर्डिंग रियल है, तो भी इस बात के चांसेस होते कि वो रिकॉर्डिंग रियल ना होकर फेक है। लेकिन नेशनल फिल्म एकेडमी एक बड़ा स्कूल है, ना सिर्फ बड़ा बल्कि काफी फेमस भी। अगर वो कृतिका के फेवर में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग फेक नहीं है,
तो वो रिकॉर्डिंग सच में फेक नहीं होगी। कोई स्कूल अपनी रेपुटेशन को एक स्टूडेंट की खातिर दांव पर तो लगाने से रहा, यानी कि वो रिकॉर्डिंग सच में रियल है। रावत खुद के बचाव में ये कहना चाहता था कि वो रिकॉर्डिंग फेक है और शायद इसमें उसे हरदीप का सपोर्ट मिल भी जाता, लेकिन नेशनल फिल्म एकेडमी के रिस्पांस के कारण अब ये पॉसिबल नहीं था। हरदीप इस वक्त इतना गुस्सा था कि उसकी सांसें तेज हो गई थी। कुछ देर बाद ही वो खुद को शांत कर पाया, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। फिर उसने अरविंद से कहा, अरविंद, इस सिचुएशन को काउंटर करने का कोई तो तरीका ढूंढो। ये मत कहना कि इस मुश्किल से बाहर निकलने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। किसी प्रपोजल के बारे में सोचो, कुछ भी। तुम्हारे पास मेरा फुल सपोर्ट है। अगर सिचुएशन आगे ऐसी ही रही तो आगे हमें अपने शो को शूट करने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि हम इसे टेलीकास्ट तो कर ही नहीं पाएंगे। अरविंद का दिल कड़वाहट से भर गया। इस पकीड़ी को शुरू करने से पहले ही उसने उन्हें समझाया था कि कृतिका को नाराज ना करे। वो चुप है तो उसे चुप रहने दे। उसे उकसाने की कोई भी कोशिश उन्हें खुद मुश्किल में डाल सकती है। लेकिन तब उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी, और अब जब कृतिका ने अपने पहले कदम से ही उन सबको बुरी तरह मुश्किल में डाल दिया है, तो वे चाहते हैं कि वो उन्हें उस मुश्किल से बाहर निकालने का कोई तरीका सोचे। अब तो अरविंद के मन में ये ख्याल तक आने लगे थे कि वो उनके लिए काम करना बंद कर दे, उसे उनकी जॉब ही छोड़ देनी चाहिए। हरदीप सर, आपको मुझे एक बेस लाइन देनी होगी, अरविंद ने कहा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इम्पॉसिबल है। किसी तरह अगर मैं इसे सॉल्व कर भी पाता हूँ तो भी हमारे प्रोडक्शन को कुछ नुकसान तो होगा ही होगा। हरदीप का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा। कुछ लंबी सांसें लेने के बाद वो बड़ी मुश्किल से कह पाया, अगर ऐसी बात है तो कुछ ऐसा करो जिससे कि हमारे प्रोडक्शन ग्रुप को कम से कम नुकसान पहुंचे। डू योर बेस्ट। अभी हरदीप ने अपनी बात पूरी की ही थी कि उसके ऑफिस का फोन बज उठा। हरदीप ने अपने हाथ को हवा में लहराकर उन तीनों को इशारा किया कि वे उसके ऑफिस से बाहर जाएं। रावत ने एक पल के लिए हरदीप और बाकी तीनों को गौर से देखा। ऐसा लग रहा था कि वो लोग उसे अपनी बेवकूफियों के लिए पनिश नहीं करने वाले थे। उसने एक राहत भरी लंबी सांस ली, फिर वापस अपने डेस्क की ओर लौट गया। भले ही उसे अभी कोई पनिशमेंट मिली नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका दिल घबराया हुआ लग रहा था। इधर हरदीप ने वो कॉल पिक किया। हेलो, ये मैं हूँ। फोन की दूसरी तरफ से स्टार स्क्रीन मीडिया के ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के चीफ राजीव की आवाज आई। सोशल मीडिया पर जो तमाशा खड़ा हुआ है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे इन्फॉर्म नहीं करोगे तो इन चीजों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? हरदीप के एक्सप्रेशंस एकदम से बदल गए। जो गुस्सा अभी कुछ पल तक उसके चेहरे पर था, वो तुरंत परेशानी में बदल गया। उसकी आवाज, जो अभी कुछ पल पहले तक काफी सख्त थी, वो भी एकदम से पोलाइट हो गई। हेलो सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम इस सवाल का जवाब नहीं जानते हो? राजीव ने गुस्से में कहा। ऑनलाइन जो तमाशा हो रहा है, क्या उसे मुझसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे तुम लोग? ऑफ कोर्स हरदीप ये बात जानता था। जो प्रॉब्लम उनके सामने आ खड़ी हुई थी, उसे ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के लीडर्स से छिपाया नहीं जा सकेगा। बस इन चीजों को संभालने में वो इतना बिजी था कि इसके बारे में उनसे डिस्कस करने का ख्याल उसके मन में आया ही नहीं। इसलिए उस वक्त ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के चीफ ने उसे खुद कॉल किया, जिसके सवाल का जवाब हरदीप फोन की दूसरी तरफ से पोलाइटली देने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। नहीं, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उलझा हुआ था। इसी वजह से मैं आप लोगों को इस बारे में इन्फॉर्म नहीं कर पाया। मैंने अपने पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से ऑलरेडी बात कर ली है और उन्हें कहा है कि इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाएं। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये मैटर हमारे शो को जरा भी अफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा होगा कि तुम इसे जल्द से जल्द और सही ढंग से सॉल्व कर लो, राजीव ने धीमी आवाज में कहा। स्टेशन ने इस शो को लेकर काफी कुछ प्लान किया हुआ है। हमने शो में काफी पैसे इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन अभी शो की रिकॉर्डिंग शुरू भी नहीं हुई कि इसे लेकर एक बखेड़ा खड़ा हो गया। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारे या तुम्हारे बेवकूफ स्टाफ की वजह से मैं इस शो को बर्बाद नहीं होने दूंगा। जी 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 सर, हरदीप तेजी से बोलता गया। मैं इस प्रॉब्लम को डेफिनेटली सॉल्व कर लूंगा। आप परेशान न होए, ये तमाशा हमारे शो को जरा भी अफेक्ट नहीं कर पाएगा। राजीव की तरफ से मिली वार्निंग की वजह से हरदीप ने अपने पूरे स्टाफ को ओवरटाइम वर्क करने की पनिशमेंट दे दी। अभी उस दिन का काम पूरा होने ही वाला था कि उसके पीआर डिपार्टमेंट का हेड अरविंद उसके पास एक प्रपोजल लेकर आया।
हरदीप सर, ये मेरा प्रपोजल है, एक नज़र इसे देख लीजिए। जिस दौरान हरदीप उस प्रपोजल वाली फाइल को पढ़ रहा था, उस दौरान अरविंद उसे अपने प्रपोजल से जुड़ी हर एक बात बताई जा रहा था। अपने शो को बचाने के लिए हमें किसी को बलि का बकरा बनाना होगा। ये पूरा बखेड़ा रावत की बेवकूफियों की वजह से शुरू हुआ था, तो इसे खत्म करने की जिम्मेदारी भी उसी की होनी चाहिए। नहीं तो अगर उसकी बेवकूफियों का असर हमारे शो पर पड़ा, तो शो के साथ साथ हमें भी भारी नुकसान उठाना पड़ जाएगा। प्रपोजल फाइल को अच्छे से पढ़ लेने के बाद हरदीप ने सहमति में अपने सिर को हिलाया। जाओ और जाकर रावत को यहाँ मेरे ऑफिस में लेकर आओ। साथ में अमित को भी मेरे ऑफिस में आने के लिए बोल देना, हरदीप ने कहा। जल्दी ही रावत और अमित उसके ऑफिस में आ गए। सर, आपने हम दोनों को बुलाया? अमित ने अंदर आते ही हरदीप से सवाल किया। रावत ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। वो पूरी तरह से घबराया हुआ था। बैठो, हरदीप ने कहा। उन दोनों के अपनी अपनी जगह पर बैठ जाने के बाद हरदीप ने कहा, अभी थोड़ी देर पहले मुझे हमारे चीफ का कॉल आया था। हमारे स्टेशन के लीडर्स की नजर इस प्रॉब्लम पर पड़ चुकी है, इसलिए हमें इसे जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। हमें क्या करना होगा? अमित ने सवाल किया। साथ ही साथ दिल ही दिल में वो ये भी बोल पड़ा कि प्लीज कृतिका को उकसाने की दोबारा से कोई कोशिश नहीं करना। अरविंद, मेरे ख्याल से किसे क्या करना है ये आपको हम सभी को बतलाना चाहिए, हरदीप ने कहा। उसकी बात सुनकर अरविंद बौखला उठा। एक्चुअल में वो हरदीप था जिसके मन में सबसे पहले कृतिका को बदनाम करने का आइडिया आया था। रियल कल्प्रिट तो वो खुद था। अब जब उसकी चाल उल्टी पड़ गई थी, तो वो अपने सबॉर्डिनेट से उसके सामने आई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कह रहा था। उसने एक तरीका हरदीप को बताया था जिसे सुनने के बाद सामने वाला निश्चित ही गुस्सा हो जाने वाला था। सामने वाले शख्स के गुस्से को उसे झेलना ना पड़े, इसलिए अब वो खुद उस तरीके को उन्हें ना बतलाकर उसे उस तरीके को उन्हें बतलाने के लिए कह रहा था। पहले तो अरविंद परेशान हो उठा, लेकिन फिर उसने रावत से कहा, रावत, इस वक्त हम सिर्फ आपको आगे आकर लोगों से माफी मांगने के लिए कह सकते हैं। आपको अपने शब्दों में ये कहना होगा कि आपको लेकर जो रिकॉर्डिंग ट्विटर पर सर्कुलेट की गई है वो रियल है, लेकिन उसमें आपने जो कुछ कहा है वो आपकी खुद की बनी बनाई बातें हैं। हमारे शो को प्रोडक्शन ग्रुप के थ्रू अंदरूनी तौर पर हैंडल नहीं किया जाता है। उस वक्त आप कृतिका की बातों से गुस्सा हो गए थे, इसलिए तब आपने वो सब उसे गुस्से में कह दिया। एक्चुअल में आप उसे अपनी बातों में उलझाना चाहते थे ताकि वो धोखा खा जाए। रावत गुस्से में अपने दांत आपस में दबा बैठा। फिर उसने बौखलाकर हरदीप को देखा। तब हरदीप ने कहा, रावत, इस वक्त इंटरनेट यूजर्स हमारे शो को लेकर काफी कुछ नेगेटिव बातें कर रहे हैं। साथ ही साथ वे लोग आपको भी टारगेट कर रहे हैं। पर चाहे जो भी हो जाए, हम हमारे शो के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकते हैं। प्रोडक्शन बैनर ने शो में काफी पैसे इन्वेस्ट किए हैं। साथ ही साथ शो की पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट के लिए भी जो फी पे की जानी है उसे भी पे किया जा चुका है। इन चीजों के अलावा भी कई चीजें हैं जिन पर अच्छे खासे पैसे खर्च किए गए हैं। चाहे जो भी हो, शो किसी भी तरह के लॉस को बर्दाश्त नहीं कर सकता है, जो कि इस प्रॉब्लम के हमारे सामने आने का कारण आप रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इसे सॉल्व करने का कारण भी आप ही बने और लोगों से माफी मांगने के लिए हम सब के बिहाफ में आगे आए। आप हमारे प्रोडक्शन ग्रुप के एक सदस्य हैं, इसलिए हमारे शो की सलामती की खातिर आपको इस सब की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। इतना कहने के बाद हरदीप ने एक लंबी सांस ली। उसके बाद वो फिर से बोल पड़ा, एक्चुअली में इस सिचुएशन को लेकर आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके साथ गलत किया जा रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दिन आपने अपना एटीट्यूड थोड़ा बेहतर रखा होता और कृतिका को महत्वहीन या कमजोर नहीं समझते, अगर आपने अपने गुस्से पर काबू रखा होता और अपनी जुबान पर लगाम लगाया होता, तो आप इतनी सीरियस प्रॉब्लम को क्रिएट ही नहीं कर पाते। उस वक्त अगर आपने बिना कुछ बताए उनसे हमारे शो के कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करवा लिया होता, तो बाद में भले ही वो हमारे शो के इंटरनल वर्किंग प्रोसेस को जान लेते, लेकिन तब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी हमारे कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दिया होता। वो कुछ भी ना कर पाने के लिए मजबूर होते। हरदीप एक पल के लिए रुका, फिर चिढ़ते हुए आगे बोल पड़ा, ये सिचुएशन ऑलरेडी काफी बिगड़ चुकी है, इसलिए अब मैं आपको और डांटना नहीं चाहता हूँ। चाहे हम कुछ भी कह लें, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन चाहे जो भी हो, इस बार आपको इस सिचुएशन की पूरी जिम्मेदारी लेनी ही होगी।
आप ऑनलाइन जाएं और अपनी गलती की माफी मांगे। आप चाहते हैं कि मैं माफी मांगू तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, रावत ने कहा। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे माफी मांग लेने के बाद भी आप मुझे पनिश करेंगे? हरदीप के चेहरे पर एक गुस्सैल मुस्कुराहट उभर आई। क्या तुम्हारे पास अब इस बात का हक है कि तुम मुझसे कोई सवाल कर सको? मैं बस जानना चाहता हूँ, रावत ने कहा। क्या मेरे माफी मांग लेने के बाद आप मुझे शो से क्विट करने के लिए भी कहेंगे? सच कहूं तो तुम्हें पनिश किया जाएगा या नहीं, ये बात अब मेरे हाथ में नहीं है। इस सिचुएशन पर हमारे प्रोडक्शन बैनर के सीनियर लीडर्स की नजर पड़ चुकी है, इसलिए आगे क्या होगा ये अब उन पर निर्भर करता है। लेकिन अगर इस सारी बखेड़े का जिम्मा तो पूरी तरह से अपने सिर पर ले लेते हो, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे सीनियर्स तुम्हें पनिश ना करें। साथ ही साथ मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हें शो के प्रोडक्शन क्रू को क्विट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हरदीप की आखिरी बात सुनने के बाद रावत ने राहत की एक लंबी सांस ली। ठीक है। उसके बाद वो हरदीप के ऑफिस से बाहर चला गया। उसके ऑफिस से बाहर जाने के बाद हरदीप ने अमित से कहा, तुम्हें शो में रावत के असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन और उसके काम को टेक ओवर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सुनते ही अमित शॉक्ड हो गया। क्या उसने अभी अभी रावत को ये प्रॉमिस नहीं किया था कि वो उसे शो के प्रोडक्शन क्रू से बाहर नहीं निकालेगा? हरदीप ने अमित की हैरानी को दूर करने के लिए खुद को एक्सप्लेन किया। हालांकि मैं रावत को बाहर निकालने वाला नहीं हूँ, लेकिन उसके मन में डर पैदा करने के लिए मुझे उसे किसी न किसी तरह से पनिश तो करना ही होगा ना। वो हमारे प्रोडक्शन ग्रुप से बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे कोई पनिशमेंट भी नहीं दूंगा। अगर मैंने उसे पनिश नहीं किया तो उसे यही लगेगा कि हमारे प्रोडक्शन पार्टनर्स के सीनियर्स उसकी गलती से कुछ ज्यादा गुस्सा नहीं हुए हैं। उसके बाद वो न जाने कितने ही लोगों को गुस्सा दिलाएगा, ये सोचकर कि हमारे सीनियर्स को उसके गलत काम से भी कोई खास नाराजगी नहीं होती। अभी जो गलती उससे हुई है उसकी वजह से उसके नेचर में थोड़ा सुधार आया है, लेकिन फिर भी शो के असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन इस वक्त उसे संभालने के लिए नहीं दी जा सकती है। जब हमारी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो शायद वो फिर से अपनी जुबान पर लगाम ना लगा पाए और शो से जुड़ी कोई सीक्रेट बात बाहरी लोगों को कह दे। उसे फिलहाल के लिए कुछ ऐसे काम दो जो किसी दूसरे शो से जुड़े हुए हों। इस तरह से वो द परफॉर्मर से जुड़ी किसी भी सीक्रेट बात को नहीं जान पाएगा। इससे एक फायदा ये भी होगा कि उसके पास किसी को बताने के लिए कुछ भी इनसाइड स्टोरी नहीं होगी। भले ही तुम पहले से बिजी हो, फिर भी कुछ वक्त के लिए तुम्हें उसके जॉब को टेक ओवर करना होगा। तो जल्दी से जल्दी शो के लिए किसी दूसरे असिस्टेंट डायरेक्टर को हायर करने की कोशिश करूंगा जो रावत की पोजीशन को परमानेंटली टेक ओवर कर ले। जो एक्सप्लेनेशन हरदीप ने दिया था, उसके बाद अमित के पास कुछ कहने के लिए नहीं बचा था। वो बस उसकी बात पर सहमति जता सकता था। इधर रावत अरविंद के साथ उसके ऑफिस में बैठा हुआ था। उसके बीच इस बात पर डिस्कशन हो रही थी कि उसे क्या करना चाहिए, वो कैसे माफी मांगे और उसके स्टेटमेंट में क्या कुछ होना चाहिए जिससे वो लोगों से अपनी गलती की माफी भी मांग ले और शो के प्रोडक्शन ग्रुप पर किसी भी तरह का इल्जाम भी ना आए। कृतिका और आराध्या अभी अनुराधा के ही घर पर थे जब उनके पास निखिल का कॉल आया। एक मीटिंग में फंसा हुआ था, इसलिए मुझे कुछ भी मालूम ही नहीं चला। मीटिंग से बाहर आने के बाद मुझे इस बारे में पता चला, निखिल ने कहा। मैं अभी तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं, तुम अपना काम कंटिन्यू करो। कृतिका जल्दी से बोल पड़ी। यहाँ करने के लिए अब कुछ बाकी नहीं है। जो प्रॉब्लम मेरे सामने आई थी उसे मैं ऑलरेडी सॉल्व कर चुकी हूँ। देखना, जल्दी ही रावत मुझसे माफी मांगता हुआ नजर आएगा। निखिल हैरान हो उठा। जो उस लड़की ने किया था उसका रिजल्ट क्या आने वाला है वो उसके बारे में पहले से ही जानती है। अभी वो कृतिका से बात ही कर रहा था कि इंटरनेट पर जो नई गहमा गहमी शुरू हुई थी वो उसे अपने टैबलेट पर दिखाई देने लगी। जैसा कृतिका ने कहा था वो पूरी सिचुएशन उसने काफी पहले ही कंट्रोल कर ली थी। शुरू में सिचुएशन को द परफॉर्मर का क्रू कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अंत में कृतिका ने वो रिकॉर्डिंग ट्विटर पर अपलोड की और सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। तुम जाओ और बेफिक्र होकर मन से अपना काम करो, मेरी वजह से तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, कृतिका ने कहा। ठीक है। ये कहने के बाद निखिल ने एक बार फिर इंटरनेट पर हो रही गहमा गहमी को देखा। सच में वहां कुछ भी ऐसा नहीं था जो कृतिका के लिए उसे करने की जरूरत थी। इसलिए फिर उसने कहा, मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। कृतिका ने उसकी बात टाली नहीं।
अभी उसने फोन कट किया ही था कि कृतिका को आराध्या की खुशी से चहकती हुई आवाज सुनाई दी। उसने माफी मांग ली, मेरा मतलब रावत ने सच में माफी मांग ली। इतना कहने के बाद आराध्या ने अपना मोबाइल कृतिका को थमा दिया। कृतिका पहले ही इस बात का अंदाजा लगा चुकी थी, इसलिए वो काफी शांत थी। उसके फोन को अपने हाथ में थामने के बाद उसने देखा कि रावत ने ट्विटर पर एक पोस्ट डाली थी। जो कुछ भी मैंने उस रिकॉर्डिंग में कहा है वो मेरी अपनी खुद की बनाई गई बातें हैं। हमारे शो द परफॉर्मर का उससे कुछ भी लेना देना नहीं। उस रिकॉर्डिंग में मैंने कहा था कि शो के विनर को इंटरनली काफी पहले चूज किया जा चुका है, जो कि पूरी तरह से बकवास और झूठी बात थी। वो मेरी खुद की बनाई हुई बात थी जिसका बस मैंने अंदाजा लगाया था। उस वक्त मैंने महसूस किया कि कृतिका और बाकी के स्टूडेंट्स नए हैं और इन्हें इस शो के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए मैंने रैंडमली वो चीजें कही ताकि मैं उन्हें बेवकूफ बनाकर उनके साथ थोड़ी मस्ती कर सकूं। हमारा प्रोडक्शन ग्रुप शो की तैयारियां पिछले 5 महीने से कर रहा है और शो के हेड डायरेक्टर तो पर्सनली कई खास लोगों के पास शो में भाग लेने का इनविटेशन लेकर गए थे। आप सभी पहले ही शो की वोटिंग सिस्टम को देख चुके हैं। हमारा ग्रुप एक साथ मिलकर इस तरह से काम कर रहा है कि शो पूरी तरह से ऑनेस्ट और फेयर रहे। शो में पहले से कोई भी इंटरनली चूजन विनर या लूजर नहीं है। अपनी बेवकूफी भरी बातों के कारण मैंने द परफॉर्मर की रेपुटेशन को भारी नुकसान पहुंचाया है। साथ साथ मेरी वजह से हमारे प्रोडक्शन ग्रुप को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मैंने हमारे शो में पार्टिसिपेट करने वाले एक्टर्स की रेपुटेशन को भी खराब किया है। इन सब के लिए मैं शर्मिंदा हूँ और आप सबसे माफी मांगता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के दिन की मेरे रूड बिहेवियर को लेकर नेशनल फिल्म एकेडमी के प्रोफेसर मिस्टर अरुणोदय ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर गौतम, प्रोफेसर अरुणोदय और वहां मौजूद सभी 5 स्टूडेंट्स से माफी मांगता हूँ। तब मेरा एटीट्यूड घमंड से भरा हुआ और काफी अनफ्रेंडली था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। वो सब मेरे पर्सनल एक्शन थे। उस सब का हमारे शो द परफॉर्मर और शो की प्रोडक्शन ग्रुप से कुछ भी लेना देना नहीं। जो गलतियां मुझसे हुई हैं, मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूंगा और दोबारा से कभी भी वैसी कोई गलती नहीं करूंगा। चाहे बात मेरी हो या हमारे शो की, हम हर किसी को इनवाइट करते हैं कि वो हम पर नजर रखे। जब कृतिका ने रावत की पोस्ट को पूरा पढ़ लिया, तब आराध्या ने उससे सवाल किया, तुम्हें कैसे पता चला कि वो तुमसे और लोगों से माफी मांगेगा? ये काफी सिंपल है, उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सवाल बस इतना सा था कि ये सारा ब्लेम कौन अपने सिर पर लेगा, द परफॉर्मर की पूरी टीम या फिर अकेले उनके शो का असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर रावत। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर देना काफी आसान था। ऑफ कोर्स वे लोग रावत को ही बलि का बकरा बनाने वाले थे। कृतिका ने मुस्कुराते हुए सब कुछ एक्सप्लेन किया। वैसे मुझे नहीं लगता कि रावत ने दिल से माफी मांगी है। उसने बस अपनी उंगलियों का इस्तेमाल सॉरी कहने के लिए किया। एक्चुअल में ऐसा करने के पीछे का कारण द परफॉर्मर को इस मुश्किल से बाहर निकालने का मौका देने को रहा होगा। आराध्या मुंह बनाते हुए बोली, मुझे उसकी कही किसी भी बात पर विश्वास नहीं। ये उसका आइडिया तो बिल्कुल भी नहीं होगा। उसकी पोस्ट भी मेरे ख्याल से किसी और ने तैयार की होगी, जिसे उसने अपनी आईडी में बस पोस्ट किया होगा। हाँ, मुझे भी उसकी कही गई बातों पर भरोसा नहीं। कृतिका मुस्कुरा उठी। देखते जाओ, अभी ये मसला पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। हालांकि सबके सामने आकर उसने सारा इल्जाम भले ही अपने सिर पर ले लिया, लेकिन फिर भी शो को लेकर लोगों के दिलों में तो शक का कीड़ा कुलबुलाने लग ही चुका है। अब उसकी कही किसी भी बात पर भरोसा करना लोगों के लिए काफी मुश्किल है। जब शो की रिकॉर्डिंग पूरी हो जाएगी और उसे टीवी पर टेलीकास्ट किया जाने लगेगा, तो ऑडियंस भी ये शक करने से पीछे नहीं हटेगी कि शो को जीतने वाले ने अपनी काबिलियत से ये शो जीता है, या फिर ये पहले से तय था कि वही शो का विनर होगा। यहाँ तक कि जो सेलिब्रिटीज इस शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो सब भी शो की असलियत के बाहर आ जाने के बाद मुश्किलों से घिरे रहेंगे। अच्छा हुआ कि तुमने इस शो में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। आराध्या खुशी से चहक उठी। शुक्र था कि उन दोनों के बीच आखिरी फैसला करने वाली हमेशा कृतिका ही थी। हालांकि उसके मैनेजर होने का टाइटल आराध्या के पास था, लेकिन जब बारी फैसला लेने की आती थी तो आखिरी फैसला हमेशा कृतिका का ही होता था। आराध्या बस उन छोटी छोटी चीजों के इंचार्ज थी जिसे कृतिका उसके करने के लिए अपने पीछे छोड़ देती थी। सौमिष्ठा की मैनेजर नंदिनी ने तो आराध्या को ये समझाने की कोशिश भी की थी कि वो कृतिका को शो में पार्टिसिपेट करने के लिए मनाए। तब उसने उसकी बातों को दरकिनार कर दिया और उसे कोई तवज्जो नहीं दी। अब जब वो इस बारे में सोच रही थी तो उसे समझ में आ रहा था कि तब उसने एकदम सही फैसला लिया था।
क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं थी, इसलिए उसके लिए यही अच्छा था कि वो स्मार्ट लोगों की बातों को सुने और माने भी। सिचुएशन ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी थी। जो कुछ बचा था वो अब द परफॉर्मर की प्रोडक्शन क्रू की प्रॉब्लम थी। उसका कृतिका से कोई लेना देना नहीं था। इसलिए चाय नाश्ता करने के साथ साथ अनुराधा और कृतिका से थोड़ी और बातें कर लेने के बाद आराध्या वापस अपने घर लौट गई। अनुराधा आराध्या को डिनर के लिए भी रोकना चाहती थी, लेकिन आराध्या ऐसी हिम्मत कैसे कर सकती थी। अभी कुछ देर पहले जब कृतिका निखिल से बात कर रही थी तो उसने अपने कानों से सुना था कि निखिल शाम को जल्दी ही वहां आ जाने वाला था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो निखिल के साथ यानी कि अपने बिग बॉस के साथ एक ही टेबल पर बैठकर साथ में खाना खाए। साथ ही साथ वो कृतिका और निखिल के एक साथ होने पर उन दोनों को गलती से भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ऐसा प्रेशर उसके अकेले के हैंडल करने के लिए काफी बड़ा था। वहां से अपने घर जाने के दौरान रास्ते में भी वो लगातार इंटरनेट पर कृतिका और द परफॉर्मर को लेकर हो रही हलचल पर लगाए हुए थी। उम्मीद के मुताबिक जैसा कि कृतिका ने कहा था, भले ही रावत ने वो सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी, लेकिन फिर भी इंटरनेट यूजर्स उसकी बात का भरोसा नहीं कर रहे थे। उन्हें अभी पूरा यकीन था कि द परफॉर्मर के रिजल्ट्स फेक होने वाले थे और रावत बस एक बलि का बकरा था। रावत ने ऐसा कुछ उस वॉइस रिकॉर्डिंग में नहीं कहा था। रिकॉर्डिंग में उसने जो कुछ भी कहा और जिस टोन में कहा, उससे ऐसा तो नहीं लगता कि वो सब उसकी अपनी बनाई हुई बातें थी और उसने बस अंदाजे से ही वो सब कहा था। इससे पहले द परफॉर्मर के ऑफिशियल ट्विटर पेज पर उनके शो में पार्टिसिपेट करने वाले सभी एक्टर्स की लिस्ट अपलोड भी की गई थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वे सब अब इस शो में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे कि उनमें से जो कोई भी इस शो को जीतेगा, उसने अपनी काबिलियत से वो जीत हासिल की होगी। मैं उन सबको बहुत पसंद करती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वे किसी ऐसे शो का हिस्सा बने जो अब हमेशा शक के दायरे में रहने वाला है। आरुषि और कृतिका दोनों ने ही शो में पार्टिसिपेट करने के इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया और साथ ही साथ उन दोनों ने शो के रिजल्ट्स के साथ की जाने वाली फेक न्यूज भी रिजेक्ट कर दी। लेकिन इंडियन आर्ट्स कंपटीशन के टॉप 5 में रहने वाले बाकी तीनों स्टूडेंट्स ने उनके इनविटेशन को सब कुछ जानने के बाद भी नहीं ठुकराया। घटिया हैं वे तीनों। मुझे लगता है कि अगर शो में ऐसा कोई इंटरनल डिसीजन नहीं भी होता कि शो का विनर कौन होगा, तो भी सौमिष्ठा, सिम्मी और मोहित इतने काबिल नहीं है कि उस कॉम्पिटिटिव शो को जीत पाते। फिर भी उनका शो में पार्टिसिपेट करने का फैसला करना काफी निराशाजनक है। सारी गलती कृतिका की है। वो क्यों इतनी ऑनेस्ट है? दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो कृतिका की तरह हमेशा ऑनेस्ट रह पाते हैं। लेकिन किसी भी कंपटीशन को हारना और उस कंपटीशन में हार जाने का दिखावा करना एक दूसरे से काफी अलग बात है। अगर वे लोग काफी रियलिस्टिक एक्ट करते हैं, तो क्या हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक्टिंग की है? हाँ, और वो सौमिष्ठा तो इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप में सेकंड प्लेस पर रही थी। इंडियन आर्ट्स चैंपियनशिप का ओरिजिनल मोटिव काफी अच्छा था, लेकिन बुरा ये हुआ कि बदकिस्मती से उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए गलत पार्टनर को चुना। द परफॉर्मर पहले ही अपने प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने वाले कुछ एक्टर्स की लिस्ट जारी कर चुकी थी। वे सभी पहले से ही काफी पॉपुलर थे, लेकिन इस वक्त उनके सिर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था। ये खतरा उन सभी के रेपुटेशन के बर्बाद हो जाने का था। इधर शाम को 6 बजे के आसपास निखिल अनुराधा के घर पर कृतिका के पास आ गया। आज सच में वो अपनी कंपनी से काम करके काफी पहले लौट आया था। उन्होंने टाइम से डिनर किया और सारे जूठे बर्तन बेसिन में रख दिए। फिलहाल उन्हें धोने की किसी को कोई जरूरत नहीं थी। वो तीनों लिविंग रूम में बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। साथ में वहां चाय और स्नैक्स भी मौजूद थी। बातें करने के दौरान कभी चाय की कुछ चुस्की तो कभी स्नैक्स के क्रंच की आवाज वहां गूंज रही थी। इसके बाद निखिल कृतिका को साथ लेकर अपने विला लौट आया। कृतिका ने जल्दी से वॉशरूम में जाकर एक हॉट शावर लिया। उसके बाद तरोताजा होकर वो बाहर आ गई। अभी वो निखिल को बताने ही वाली थी कि दिन में उससे बात करने के बाद आज पूरे दिन क्या क्या हुआ कि निखिल का फोन रिंग करने लगा। निखिल ने स्क्रीन पर नजर दौड़ाई और फिर उसने कृतिका से कहा, सुशांत का कॉल है। निखिल बेड पर लेट गया।
एक तरह से वो आधा लेटा था, उसका सिर हेडबोर्ड यानी कि अड़कर बैठने के बाद सिर को टिकाने वाले हिस्से पर टिका हुआ था। उसके बाद उसने कृतिका को अपने करीब खींच लिया और फिर उसके सामने ही वो कॉल रिसीव किया। वो कृतिका से कुछ भी छिपा नहीं रहा था। निखिल। जैसे ही निखिल ने कॉल पिक किया वैसे ही उसे सुशांत की आवाज सुनाई दी। क्या बात है? सुशांत की आवाज सुनते ही वो समझ गया कि इस वक्त वो काफी सीरियस मूड में है। इधर कृतिका ने उठकर वहां से जाना चाहा तो उसने उसके हाथ को पकड़ लिया। अब वो चाहकर भी वहां से जा नहीं सकती थी, इसलिए वो वहीं लेट गई और उसके चौड़े कंधे पर उसने अपने सिर को रख दिया। क्योंकि निखिल ने उसके हाथ को पकड़ रखा था तो कृतिका ने उसके उसी हाथ को ध्यान से अपनी तरफ खींच लिया और फिर वो उसकी उंगलियों को प्यार से देखते हुए उनके साथ खेलने लगी। मैंने देखा कि स्टार स्क्रीन मीडिया का एक शो कृतिका के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करने की कोशिश कर रहा है, सुशांत ने कहा। हाँ, लेकिन वो सिचुएशन तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। कहते हुए निखिल ने अपने सिर को हल्का सा झुकाकर मुस्कुराते हुए गर्व के साथ कृतिका को देखा, जो उसकी उंगलियों से खेल रही थी। मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, कृतिका ने मेरे बगैर ही अकेले इसे सॉल्व कर लिया। निखिल एक पल के लिए रुका, फिर अचानक से उसने सवाल किया, है ना तुम्हारी एल्डर भाभी माँ कमाल? कृतिका हैरान हो गई। वो सुशांत की भाभी माँ कब से और कैसे बनी? नहीं, एक मिनट रुको। निखिल ने ये सुशांत का फायदा उठाते हुए अपने मन से कहा था। लेकिन क्या ये कारण सही था? सुशांत भी हैरान था। एक पल के लिए तो उसका मुंह हैरानी में खुल ही गया। भाभी? कृतिका? लेकिन कब से? उन दोनों की शादी कब हुई? वो छोड़ो, ये निखिल अचानक से उसका बड़ा भाई कैसे बन गया? कमीना मेरे साथ खेल खेल रहा है। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैंने द परफॉर्मर से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है, सुशांत ने अपने गुस्से को अपने अंदर दबाते हुए कहा। उसकी इस बात ने निखिल को हैरान कर दिया। तुम्हें हमारे लिए ऐसा करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी। क्यों नहीं थी? वो पूरा प्रोडक्शन ग्रुप एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं। उनमें बस ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनकी आंखें अभी तक खुली नहीं हैं। मेरी भाभी को वे लोग हर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में मैं चुपचाप खड़े कैसे रह सकता था? एक्चुअली इस शो की स्पॉन्सरशिप लेने के लिए स्टार स्क्रीन मीडिया वालों ने उसके सामने हाथ तक जोड़ लिए थे। हमारी कंपनी रेनबो कॉर्पोरेशन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं, सुशांत ने कहा। निखिल से कुछ कहा नहीं गया। 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट वापस ले लेना और बदले में भाभी माँ को सिर्फ भाभी बना लेना। लड़का होशियार है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। अच्छा हुआ कि तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली। आज जिस मुसीबत से होकर वे लोग गुजरे हैं उसके बाद द परफॉर्मर की रेपुटेशन पर अच्छा खासा बुरा असर पड़ेगा। अब फिर से अपनी पहले वाली रेपुटेशन को हासिल करना उनके लिए काफी मुश्किल होगा, निखिल ने कहा। इसके अलावा क्यों वो जानबूझकर खुद ही कृतिका से उलझने के लिए आगे आए थे? इस वजह से अब उनके शो को बेहतर रेटिंग और अच्छी व्यूअरशिप तो शायद ही मिलेगी। द परफॉर्मर पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर आ पहुंचा है, इसलिए अब उस शो में एक पैसा भी इन्वेस्ट करना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा ही है। मुझे भी यही लगता है, सुशांत मुस्कुराते हुए बोला। इसलिए तो मैंने डायरेक्टली अपनी इन्वेस्टमेंट उनके शो से वापस ले ली। अच्छा होगा कि वे अपने लिए अब कोई और स्पॉन्सर ढूंढे। एक मिनट रुको, क्योंकि ये मैटर कृतिका से जुड़ा हुआ है तो मैं फोन को स्पीकर पर डाल देता हूँ ताकि वो भी तुम्हारी बातें सुन सके, निखिल ने कहा। ठीक है, सुशांत ने रिप्लाई किया। निखिल ने फोन स्पीकर पर डाल दिया, फिर उसने जल्दी से कृतिका को सुशांत के द परफॉर्मर से वापस लिए गए अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया और ये भी कि अब फ्यूचर में वो उनके साथ किसी भी तरह का वर्किंग रिलेशन नहीं रखने वाला है। कृतिका ने तुरंत ही सुशांत को थैंक्स कहा। उससे बात करते हुए सुशांत उसे भाभी माँ या भाभी दोनों में से कोई एक भी पुकारने में शर्मिंदा महसूस कर रहा था। आज जिस मुसीबत से ये शो गुजरा है उसके बाद भी अगर इसने कंटिन्यू किया गया तो इससे मिलने वाला रिजल्ट पहले की तरह बेहतर नहीं होगा। चाहे इस शो का प्रोडक्शन ग्रुप कुछ भी कर ले, ऑडियंस इसे नापसंद ही करेगी और साथ में इसका विरोध भी। आपका अपने इन्वेस्टमेंट को वापस लेना एक अच्छा फैसला है, नहीं तो बाद में शायद शो की वजह से लोग आपको ही गलत समझकर टारगेट करने लगते, कृतिका ने कहा। आप कह रही हो कि अगर ये शो अब भी टेलीकास्ट किया जाता है तो भी इसका बर्बाद होकर बंद हो जाना तय है? इस एरिया में सुशांत को कृतिका की जजमेंट पर पूरा भरोसा था। कृतिका ने बिना हिचकिचाहट के सहमति जताई और हाँ में अपने सिर को हिलाते हुए कहा, अगर
इस शो को अब भी टेलीकास्ट किया जाता है, तो जो भी पॉपुलैरिटी से मिलेगी वो नेगेटिव ही होगी। मेरा अंदाजा है कि जो एक्टर्स इस शो में पार्टिसिपेट करने वाले थे, अब वे भी कंफ्यूज हो गए होंगे और सोच रहे होंगे कि क्या अब भी उन्हें शो में पार्टिसिपेट करना चाहिए या शो में पार्ट लेने से उन्हें मना कर देना चाहिए। अगर आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट अभी वापस ले लेते हैं, तो जो एक्टर्स इस बात को लेकर अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो शो में पार्ट ले या नहीं, उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और वे बेहिचक शो से बाहर रहने का फैसला ही करेंगे। मैं समझ गया, सुशांत ने मुस्कुराकर कहा। वैसे ये शो अपने हर सीजन में हमेशा से अच्छा परफॉर्म करती आई है, लेकिन उनकी मति मारी गई थी जो उन्होंने हम लोगों को उकसाने की कोशिश की। मैंने शो से अपना इन्वेस्टमेंट तो वापस ले ही लिया है। आगे जल्दी ही मैं इसके स्पॉन्सरशिप को छोड़ने की अनाउंसमेंट भी कर दूंगा। अब तो ये शो बर्बाद होकर ही रहेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहता था कि मेरी कंपनी इस शो से अपने सारे रिश्ते तोड़ चुकी है। इसलिए अगर आगे भी आप लोग शो के खिलाफ कुछ करना चाहते हैं तो बेहिचक कर सकते हैं। नहीं तो सुशांत की वजह से उन्हें उस शो पर दया दिखानी पड़ती। उनका फ्रेंड सर्कल काफी क्लोज था और हमेशा एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए बिना बुलाए आगे आने को तैयार रहता था। हालांकि सुशांत ने ये कह तो दिया था, लेकिन निखिल और कृतिका जानते थे उसने ऐसा कहकर कृतिका के गुस्से को कम करने की कोशिश की है। द परफॉर्मर से अपनी इन्वेस्टमेंट वापस लेने का फैसला उसने बस इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने कृतिका की रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की थी। वो उस शो से और उसके प्रोडक्शन ग्रुप से काफी गुस्सा था। जो उसने किया था उससे वो ये भी साबित कर रहा था कि वो निखिल के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है। थैंक्स दोस्त, निखिल ने कहा। क्या बात है, तू मुझे थैंक्स कह रहा है? ये उल्टी गंगा किधर से बह निकली? सुशांत ने निखिल की फिरकी ली। थोड़ी देर उन दोनों से और बातें करने के बाद उसने फोन कट कर दिया। तब कृतिका निखिल से बोली, तुम्हारी। निखिल मुस्कुरा उठा, फिर उसने प्यार से कृतिका को देखा। क्या मैं अच्छा नहीं हूँ? ऑफ कोर्स तुम सबसे बेस्ट हो, कृतिका ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। अगर तुम ना होते तो तुम्हारे दोस्त मेरे साथ अच्छे से बिहेव थोड़ी ना करते। क्या तुम लोग हमेशा से ऐसे ही हो? अगर कोई किसी मुश्किल में पड़ता है तो अगला अपने आप उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाता है? कृतिका ने सवाल किया। हाँ, निखिल ने सहमति जताई। किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमारे खिलाफ कुछ कर सके, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारे साथ रहने वाले लोग जैसे कि तुम और बाकी की वाइफ्स को परेशान करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही कोई उन्हें परेशान करता है और तब हम में से किसी को भी इस बात की भनक लगती है तो वो सबसे पहले रिएक्ट करता है और कई बार तो सब साथ में मिलकर उन लोगों के खिलाफ काम करते हैं जिन्होंने हमारे पहचान के लोगों को हर्ट करने की कोशिश की। फिर तुम दोस्तों में से किसी के साथ कुछ गलत करने की कोशिश किसी ने क्यों नहीं की? क्योंकि जैसे ही उनमें से किसी के साथ कोई कुछ करता था तो बाकी के साथ दोस्त तुरंत ही रिएक्ट करते थे और कई बार तो एक साथ मिलकर सामने वाले को बर्बाद तक कर डालते थे। एक फैमिली से निपटना पहले ही एक बड़ी मुसीबत है। फिर जब आठों फैमिलीज एक साथ मिलकर सामने वाले पर टूट पड़ते हैं तो उन्हें हर्ट करने की कोशिश करने वाला शख्स किसी मजबूत रस्सी में बंधा हुआ महसूस करता है। वे सभी आठों दोस्त अपने अपने घर के अगले वारिस थे जिनके पास पावर की कोई कमी नहीं थी, जिसे वो समय समय पर अपनी फैमिली और अपने दोस्तों की हेल्प के लिए यूज करते आए थे। इस तरह से उनमें से किसी एक को भी नाराज करना बाकी की सातों फैमिलीज को नाराज करने के जैसा था। किसमें इतनी हिम्मत थी कि वे ऐसा कुछ करें? जब प्रिया को किडनैप कर लिया गया था तब अनिमेश के हाथों में ज्यादा पैसे नहीं थे। जब हमें इस बारे में पता लगा तो हमने सबने पहले उसे डांटा कि इतनी इम्पोर्टेंट बात उसने हमें बताई क्यों नहीं। फिर हमने उसकी जरूरत के हिसाब से उसके अकाउंट में जरूरी पैसे ट्रांसफर किए। निखिल ने हंसते हुए कहा, हम आठों दोस्तों का एक छोटा सा सर्कल है और हमारी पत्नियां और गर्लफ्रेंड्स भी उसी सर्कल का हिस्सा। ऐसे में जो भी हमारे सर्कल के किसी भी मेंबर को हर्ट करने की कोशिश करता है उसे हम सभी के गुस्से और बदले का सामना करना होगा। सुशांत तो बस पहला है जिसने अभी अभी अपना रिएक्शन दिया है। जल्दी ही मेरे बाकी सभी दोस्त इस प्रॉब्लम पर रिएक्ट करेंगे। अभी निखिल ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि उनके व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेजेस की बाढ़ सी आ गई। निखिल हंस पड़ा, जरूर ये मेरा ग्रुप ही होगा। कृतिका ने अपने फोन को उठाया। उम्मीद के मुताबिक जैसा निखिल ने कहा था ये उसकी फ्रेंड सर्कल का व्हाट्सएप ग्रुप ही था।
सिद्धार्थ, स्टार स्क्रीन मीडिया ना? निखिल, हाँ वही। सिद्धार्थ, ठीक है। कृतिका हैरान हो गई। उसके चेहरे पर अजीब सा कंफ्यूजन दिखाई दे रहा था। सिद्धार्थ के ठीक है कहने का मतलब क्या है? जिसने प्रॉब्लम क्रिएट की थी वो द परफॉर्मर और उसका प्रोडक्शन ग्रुप था। स्टार स्क्रीन मीडिया का इस बखेड़े में कोई हाथ नहीं था। लेकिन ये शो द परफॉर्मर बिलोंग तो स्टार स्क्रीन मीडिया से ही करता था ना। सिद्धार्थ की बातों से तो लग रहा था कि जिसने कृतिका के लिए मुश्किलें खड़ी की थी वो उसे टारगेट ना करके डायरेक्ट स्टार स्क्रीन मीडिया को टारगेट करने वाला था। उसने इस प्रॉब्लम की जड़ स्टार स्क्रीन मीडिया को माना था और उसे सीधे हर्ट करने की प्लानिंग कर रहा था। विशाल, एंटरटेनमेंट फॉरएवर के अंदर जितने भी मीडिया आउटलेट्स हैं वो सब आज से द परफॉर्मर की पब्लिसिटी नहीं करेंगे। जितने भी सर्वर और पार्टीज हमारे साथ काम करती हैं उनमें से कोई भी द परफॉर्मर को अपने उनमें से कोई भी द परफॉर्मर को अपने स्टेशन पर नहीं दिखाएगा। कृतिका ना चाहते हुए भी लंबी सांसें लेने से खुद को रोक नहीं पाई। उसके चेहरे पर सुकून वाली फीलिंग उभर आई थी। विशाल ने अपनी बात काफी कैजुअली कही थी। इससे उस मैसेज को पढ़ने वाले लोगों को लगा कि उसकी तरफ से दी जा रही ये पनिशमेंट कोई बहुत बड़ी पनिशमेंट नहीं। लेकिन सच तो ये था कि जिस तरह से ओबरॉय कॉर्पोरेशन आधे से अधिक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर राज करती थी उसी तरह एंटरटेनमेंट फॉरएवर आधे से अधिक मीडिया इंडस्ट्री पर राज करती थी। बड़े और छोटे सर्वर्स, अलग अलग वीडियो वेबसाइट्स, न्यूज वेबसाइट, एंटरटेनमेंट सर्वर्स, वैसा कुछ भी जिस पर वीडियोस देखी जा सके वे सब सामने से तो अलग अलग कंपनीज थी जिनके नाम भी अलग अलग थे। लेकिन अगर तुम में इतनी कैपेबिलिटी है कि तुम ये पता करने की कोशिश करो कि उन कंपनीज को हैंडल करने वाली एक्चुअल कंपनीज कौन है तो तुम्हें पता चल जाएगा कि उन सब को चलाने वाली कंपनी और कोई नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट फॉरएवर ही है। वे सब एंटरटेनमेंट फॉरएवर को ही बिलोंग करते थे, बस उनके नाम अलग अलग थे। इसी वजह से वो पूरी मीडिया सेक्टर को अकेले हैंडल करती थी। अगर एंटरटेनमेंट फॉरएवर अपने अंडर काम कर रही हर मीडिया आउटलेट्स को ऑर्डर दे दे कि वे द परफॉर्मर को अपने चैनल पर टेलीकास्ट नहीं कर सकते हैं तो एक तरह से द परफॉर्मर का सुपड़ा साफ हो जाता। अब तो कृतिका का भी दिल द परफॉर्मर के लिए दुखने लगा था। उन्होंने सच में उस शो में काफी पैसे इन्वेस्ट किए थे। खासकर जितने नामी गिरामी एक्टर्स को उन्होंने अपने शो में पार्टिसिपेट करने के लिए राजी किया था उन्हें उनकी तरफ से दी गई पेमेंट ही हद से ज्यादा होगी। लेकिन साथ ही में उनके शो में आने की वजह से शो की अट्रैक्टिवनेस भी काफी बढ़ गई थी। उन सभी के फैंस की संख्या बहुत ज्यादा थी, यानी कि उनकी वजह से शो की व्यूअरशिप भी काफी ज्यादा बढ़ने वाली थी। शो ने खुद की पब्लिसिटी शुरू भी नहीं की थी कि एडवर्टाइजिंग कंपनीज आपस में ऑक्शन के लिए फाइट करने लगे थे और उन्होंने शो के दौरान किसी भी चीज को एडवर्टाइज करने के लिए उनके तरफ से रखी गई एडवर्टाइजिंग कॉस्ट काफी एक्सपेंसिव थी। कृतिका को समझने में जो गलती उनसे हुई थी उसकी वजह से उनके शो को भारी नुकसान हो रहा था। अगर कृतिका ना होती तो उनके शो की व्यूअरशिप एक तरह से एक्सप्लोड कर जाती। लेकिन उनका प्रोडक्शन ग्रुप कृतिका के लिए मुश्किल खड़ी करना चाहता था, वो भी अपने शो की टेलीकास्ट को शुरू किए जाने से पहले। अपनी एक गलती की वजह से अब भी हाफ डेड हो चुके थे। सुशांत ने अपनी इन्वेस्टमेंट उनके शो से वापस ले ली थी और एंटरटेनमेंट फॉरएवर उनके शो को ना तो अपने किसी भी मीडिया आउटलेट्स पर दिखाने वाला था और ना ही उनके शो की पब्लिसिटी करने वाला था। इन दो बातों ने उनके लिए चीजों को बद से बदतर बना दिया। कृतिका दिल ही दिल में अब द परफॉर्मर की इस बुरी हालत पर दुखी होने लगी थी। रही बात सिद्धार्थ की तो कृतिका को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो द परफॉर्मर को लेकर स्टार स्क्रीन मीडिया के साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहा था। निखिल ने उसे समझाया, आरोग्य हॉस्पिटल और आरोग्य लेबोरेटरीज के अलावा सिद्धार्थ की फैमिली आरोग्य फार्मास्यूटिकल कंपनी भी चलाती है। इस बार वो उनकी तरफ से बनाए गए कुछ फैमिली प्रोडक्ट्स को हाई लेवल पर एडवर्टाइज करवाना चाहता था। कृतिका इतना सुनते ही सब कुछ समझ गई। उन आठों बड़े परिवार का अपना अपना कुछ अलग फैमिली बिजनेस था, लेकिन साथ ही में वे लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए थे। कोई भी अपने सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रखना चाहेगा, यानी कि बस एक सेक्टर में कोई भी अपने सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी एक सर्टेन लेवल पर जुड़े हुए थे, जिसका फायदा ये होता कि उनके कनेक्शन काफी ऊंचे लेवल तक भी होते।
द परफॉर्मर को तो शायद ये मालूम भी नहीं होगा कि उन्हें मिली एक एडवर्टाइजमेंट एक्चुअली में देश के उन 8 सबसे बड़े परिवारों में से एक की किसी कंपनी से थी। भावेश, कल मैं उस प्रोडक्शन ग्रुप को रोने पर मजबूर कर दूंगा। वो जमीन पर रेंगने के लायक भी नहीं बचेंगे। अब कृतिका खिलखिलाकर हंस पड़ी। वो चाहकर भी खुद को हंसने से रोक नहीं पा रही थी। अनिमेश, कल द परफॉर्मर आधे से ज्यादा एडवर्टाइजिंग कंपनीज को खो देगा। कुणाल, आज दोपहर के वक्त स्टार स्क्रीन मीडिया ने मुझे कांटेक्ट किया था, तब मैंने उनके प्रपोजल को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया। ऋषु, मैंने द परफॉर्मर में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की थी, लेकिन स्टार स्क्रीन मीडिया के बाकी के कुछ शोज में मैंने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखी थी। ऋषु का ये मैसेज पढ़ते ही कृतिका सकपका गई। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? अब वो स्टार स्क्रीन मीडिया के दूसरे शोज के साथ कुछ बुरा करना चाहता था। कृतिका का दिल अब स्टार स्क्रीन मीडिया के लिए भी दुखना शुरू हो गया। उसने मन ही मन कुछ चीजों को कैलकुलेट किया। अगर ऐसा ही आगे भी होता रहा तो उसे अब इस बात का कोई अंदाजा नहीं रह गया था कि अब स्टार स्क्रीन मीडिया का शो द परफॉर्मर टेलीकास्ट भी हो पाएगा या नहीं। कुछ देर तक की कहमा कहमी के बाद उनका व्हाट्सएप ग्रुप शांत हो गया। कृतिका और निखिल ने भी अब चैट ग्रुप को देखना बंद कर दिया। कुछ देर तक कुछ सोचने के बाद कृतिका ने निखिल से कहा, निखिल, चूंकि सुशांत ने अपनी स्पॉन्सरशिप द परफॉर्मर से वापस ले ली है, तो मैं इस मौके का फायदा उठा सकती हूँ। क्या मतलब? कहते हुए निखिल ने देखा कि कैसे कृतिका ने अपनी आंखें किसी लोमड़ी की तरह छोटी कर ली है। जरूर उसके मन में कोई नई प्लानिंग चल रही होगी। नेचुरली कृतिका निखिल से कुछ भी छिपाती नहीं थी। उसने कहा, मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैं डैड के खिलाफ कोई साजिश रच पाती हूँ या नहीं। और वो उनकी दूसरी बीवी, दोनों ने कुछ दिन पहले स्कूल में आकर मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश की थी। उनकी वजह से मैं काफी उदास हो गई थी। इस वक्त जब द परफॉर्मर ने एक ही वक्त में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट खो दिया है, तो खुद को बचाने के लिए वो जल्द से जल्द किसी दूसरी कंपनी को ढूंढेंगे। निखिल समझ गया कि कृतिका क्या कहना चाहती थी। उसने अपनी आंखों को शरारत में छोटा किया और फिर कृतिका की लटों को सुलझाते हुए बोला, अगर तुम किसी से कुछ करवाना चाहती हो तो बस मुझसे एक बार कहो। सुशांत और बाकी सारे दोस्त जो भी तुम कहोगी अच्छे ढंग से कर देंगे। एक बार फिर से कृतिका खुद की खिलखिलाहट को रोक नहीं पाई। जब भी वो उन 8 बड़े परिवारों के वारिस यानी कि अपने दोस्तों के बारे में बात करता था, तो वो ऐसे क्यों बिहेव करता था जैसे वो उसके सैनिक और सेनापति है और वो खुद उनका महाराजा। वो उन्हें कैजुअली कोई भी इंस्ट्रक्शन दे सकती थी। उसने किया भी वैसा ही। अपने काम के लिए उसने और निखिल के साथ मिलकर सुशांत से एक बार फिर से बात की। लेकिन निखिल और कृतिका ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि द परफॉर्मर से अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले लेने के बाद भी सुशांत के दिल को ठंडक नहीं मिली होगी। उन्हें हर्ट करने का जो दूसरा आइडिया उसके पास था, वो और भी ज्यादा खतरनाक था। उसने अपने जनरल मैनेजर को खास तौर से इंस्ट्रक्ट किया कि वो द परफॉर्मर के हेड डायरेक्टर हरदीप को आधी रात में कॉल करे। उस वक्त घड़ी में 12:40 हो रहे थे। तब हरदीप घोड़े बेचकर सो रहा था। दिन में एक साथ काफी बुरी चीजें हुई थी और उस पर काफी प्रेशर भी आ गया था। इस प्रेशर को हटाने का बस उसके पास एक ही तरीका था। वो तरीका था गहरी नींद। अगली सुबह वो देर से सोकर उठेगा। सोने से पहले उसने यही मन बनाया था। आखिर में जब वो नींद में किसी सपने में खोया हुआ था, तब अचानक से उसका फोन बज उठा। पूरी तरह से शांत उस रूम में जहां एकदम से अंधेरा फैला हुआ था, अचानक से उसके फोन की आवाज आने लगी। रात के वक्त वैसे भी हल्की से हल्की आवाज भी बहुत तेज सुनाई देती थी, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से डर गया। साथ ही साथ उसका फोन तब रिंग हुआ था जब वो गहरी नींद में था, और तब जब वो सबसे ज्यादा हरदीप की वाइफ परमजीत, जो कि उसके साथ ही उससे भी गहरी नींद में सोई हुई थी, एकदम से डर गई। डर के मारे उसका दिल मानो उसके सीने से बाहर उछलकर आ जाने वाला था। उसकी गहरी नींद बिगड़ गई थी, और परमजीत के नींद का बिगड़ना मतलब हरदीप को आधी रात में एक जोर की लात का पड़ना। उसने पूरी ताकत से हरदीप को एक जोर की लात मारी। धाड़। वैसे लात पड़ने से पहले हरदीप की नींद भी खुल चुकी थी।
अंधेरे में अपने हाथ को बिस्तर पर टटोलते हुए वो अपने मोबाइल को ही ढूंढ रहा था कि उसे अपनी बीवी की जोरदार लात पड़ी और वो बिस्तर से नीचे जा गिरा। अरे मार देता मैनू, बीवी मिली है या सूरपन खा। वो आंखें बंद किए ही अपने मोबाइल को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। बिस्तर से नीचे गिरने के बाद उसकी आंखें खुल गई, लेकिन मोबाइल की स्क्रीन की चमक ने उसकी आंखों को चौंधिया भी दिया। परमजीत चिल्लाई, इतनी रात किन्ने तुसी कॉल किता? अधी रात विच भी चैन ना तेनों जानने वालन को। अपनी बीवी की डांट सुनने के बाद हरदीप ने ये देखना भी ठीक नहीं समझा कि इतनी रात गए उसे किसने कॉल किया था, और बिना मोबाइल की स्क्रीन पर नजर डाले उसने वो कॉल पिक कर लिया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी नींद से भरी लग रही थी। मिस्टर हरदीप, मैं नमन बोल रहा हूँ, रेनबो कॉर्पोरेशन की जनरल मैनेजर, नमन ने कहा। नमन की नींद इतनी गहरी थी कि उसकी आंखें भी खुल नहीं पा रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। सुशांत ने उसे खास तौर से हिदायत दी थी कि वो आधी रात के वक्त ही हरदीप को कॉल करे, इसलिए 1 से 2 के बीच उसे कॉल करने के लिए उसके पास जागते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसे में क्या वो अपने बॉस यानी कि सुशांत को सनकी नहीं कह सकता था? उसे अंदाजा नहीं था कि हरदीप ने कैसे उसके बॉस को नाराज कर दिया, वो भी इतनी बुरी तरह से कि सिर्फ उसके शो की स्पॉन्सरशिप से उसकी कंपनी रेनबो कॉर्पोरेशन ने विड्रॉ कर लिया है कि बात बतलाने के लिए उसने आधी रात का वक्त चुना। ये सुनने के बाद हरदीप इतना ज्यादा परेशान हो जाने वाला था कि आज की रात उसे दोबारा से नींद नहीं आने वाली थी। ये कुछ ज्यादा ही क्रूअल बात थी। मैनेजर नमन! हरदीप की नींद उसके नाम को सुनते ही खुल गई थी। इधर परमजीत का गुस्सा अब उसके सिर पर चढ़ने लगा था। मैं थोड़ा सिर फोड़ दूंगी, तेनू अभी गल करनी है तो कमरे से बाहर जा, मैनू और गुस्सा दिलाने की कोशिश ना कर। उसकी बात सुनते ही हरदीप वहां से उठा और तेजी से कमरे से बाहर चला गया। बाहर आकर वो हॉल में आया और सोफे के सामने रुक गया। अभी उसकी आंखों में धुंधलाहट थी। नींद में होने के कारण उसे अभी भी समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में उसे किसने कॉल किया था। ये मैं हूँ नमन, नमन ने एक बार फिर से कहा। फाइनली उस वक्त हरदीप की नींद खुल गई। अब वो नमन को और उसकी आवाज को पहचान पा रहा था। उसने अपनी आंखें मली और फिर अपने मोबाइल की स्क्रीन को ध्यान से देखा। स्क्रीन पर भी नमन का नाम साफ साफ नजर आ रहा था, लेकिन इतनी रात गई उसके उसे कॉल करने की क्या वजह हो सकती थी? आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि जब पूरी दुनिया सो गई थी तब नमन जाग रहा था और उसने उसकी भी नींद तोड़ दी। नमन सर, क्या बात है? आपने इस वक्त मुझे क्यों कॉल किया? क्या कुछ हुआ है? हरदीप के पास ये सवाल करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वो बात ये है कि हमारे सीईओ ने आपके शो द परफॉर्मर में रेनबो कॉर्पोरेशन की तरफ से की जाने वाली इन्वेस्टमेंट को वापस लेने का फैसला किया है, नमन ने कहा। क्या? अब हरदीप पूरी तरह से नींद से बाहर आ चुका था। इस खबर ने उसे सिर से लेकर पांव तक पूरी तरह से हिला दिया था। वो पीछे अपने सोफे पर जा गिरा। नमन, ये आप क्या कह रहे हैं? सुशांत सर यानी कि हमारे सीईओ ने अपने मेन इन्वेस्टमेंट को द परफॉर्मर से विड्रॉ करने का फैसला किया है। नमन ने फिर से अपनी बात दोहराई। नमन, ऐसा मजाक वो भी इस वक्त करना सही नहीं। हरदीप ने अपने मोबाइल पर आज की डेट को चेक करते हुए कहा। आज अप्रैल 1 भी नहीं है। वो पागल है क्या? अपने सभी इन्वेस्टमेंट को वापस कर लेना एक बहुत बड़ी बात थी। ये बात बतलाने के लिए उसने रात के बीत जाने का भी वेट नहीं किया। इस वक्त तो वो उसे भी उसकी तरह चैन से सो रहा होना चाहिए था। इस तरह का मजाक कौन करना चाहेगा? नमन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरी तरह से सीरियस हूँ। इतनी रात गए आपकी नींद तोड़ने के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। ये बात आपको बतला देने के बाद फाइनली मैं सोने के लिए जा सकता हूँ और अब आप भी वापस अपने बिस्तर पर जाकर सो सकते हैं। रुकिए, हरदीप ने जल्दी से उसे फोन कट करने से रोकने के लिए कहा। सही आ गया है क्या ये नमन? इस तरह की खबर देने के बाद वो उसे वापस से अपने बिस्तर पर जाकर सोने के लिए कैसे कह सकता है? क्या अब उसे नींद आएगी भी? नमन सर, ये अचानक से आप लोग हमारे शो की स्पॉन्सरशिप विड्रॉ क्यों कर रहे हैं? हरदीप ने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए सवाल किया। ऐसा कुछ पहले तो कभी नहीं हुआ, फिर ये फैसला ऐसे अचानक से क्यों? आपकी तरफ से हमारे शो की स्पॉन्सरशिप छोड़ने की कोई भी इंडिकेशन पहले से दी नहीं गई थी। मैं इसके लिए मेंटली जरा भी तैयार नहीं था और ना ही अभी हूँ।
हरदीप के सवाल के जवाब में नमन की आवाज में थोड़ी लाचारी भर आई। आप मुझसे तो ये सवाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये सवाल किससे करूं? मुझे खुद इस बारे में कुछ नहीं पता। ये मेरे सीईओ का डिसीजन है। जब मुझे ये बात बताई गई तो मैं भी आपकी ही तरह शॉक था। हरदीप, आप जानते हैं कि मैं आपको अपने दोस्त की तरह ट्रीट करता हूँ। हम एक साथ मिलकर हमेशा काफी अच्छे से काम करते आए हैं, इसलिए जब मुझे इस बारे में बताया गया तो मैंने तुरंत अपने सीईओ से इस बारे में पूछा। लेकिन मेरे सवाल करते ही मुझे लताड़ पड़ गई। सीईओ ने कहा, जो कहा गया है वो करो। मतलब साफ था कि मुझे उनसे कुछ भी पूछने का कोई हक नहीं। आपके लिए सवाल करने के कारण बेवजह मुझे अपने बॉस से डांट सुननी पड़ी। हरदीप पूरी तरह गुस्से में था, लेकिन वो अपने गुस्से को जाहिर नहीं कर सकता था। उसे अपनी आवाज में लाचारीपन दिखानी पड़ी। इतनी रात में आपका मुझे कॉल कर ऐसी बुरी खबर देना, क्या मेरा दिल ऐसी बुरी खबर बर्दाश्त कर पाएगा? मैं किस मेंटल सिचुएशन में आ पहुंचा हूं, आपको जरा भी अंदाजा है इस बात का? नमन ने लाचारी में कहा, मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी हरदीप। मेरे बॉस ने मुझे ऐसा ही करने की खास हिदायत दी थी। उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कहा था कि मैं आधी रात में ही आपको कॉल करूं और ये खबर दूं। आप खुद भी मेरे बॉस की टेम्पर को जानते हैं, वो किसी सनकी से कम नहीं। हरदीप से आगे कुछ नहीं कहा गया। नमन अपने ही बॉस को सनकी कह रहा था। क्या उसका बॉस ये बात जानता था कि उसके अंडर काम करने वाला नमन, जो कि उसका खास था, उसे सनकी कहता था? लेकिन मुझे लगता है कि नमन ने आगे अपनी बात बढ़ाई। इस फैसले की वजह मेरे बॉस का आपसे नाराज होना नहीं है, वो तो। कहते कहते नमन रुक गया, जिसके बाद हरदीप ने बेचैन होते हुए कहा, वो तो क्या, बताइए मुझे। मुझे लगता है उनका गुस्सा आपके असिस्टेंट डायरेक्टर से है। क्या नाम है आपके असिस्टेंट डायरेक्टर का? हाँ, रावत। उसने एंटरटेनमेंट ओनली कॉरपोरेशन, जो कि रेनबो कॉरपोरेशन की ही एक सब ब्रांच है, उससे आपके शो के विनर को स्पॉन्सर की जाने वाली 200 करोड़ की रकम वाली बात एक्सपोज कर दी। हमारे सीईओ इस बात को लेकर कुछ खास खुश नहीं है। आपके शो को अभी भी टेलीकास्ट होना बाकी है। अभी तो शो की बस प्लानिंग शुरू हुई थी। दूसरे शोज जो कि प्लानिंग स्टेज में होते हैं, उन्हें मालूम नहीं होता कि टेलीकास्ट किए जाने के बाद उनके शो का इम्पैक्ट कैसा होगा। लेकिन बावजूद प्लानिंग स्टेज में होने के बाद भी आपके शो की काफी हाई फीस मिल रही है। ज्यादातर ऐसा तब होता है जब कोई शो पॉपुलर हो जाता है। अपनी पॉपुलैरिटी के कारण उस शो को अपनी स्पॉन्सर कंपनी से काफी हाई फीस मिलने लगती है। नमन ने एक्सप्लेन किया, इस बार चूंकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे थे, इसलिए आपको शो को लेकर रेनबो कॉरपोरेशन की एक्सपेक्टेशंस काफी हाई थी। इसी वजह से हम आपके शो के विनर के साथ साथ आपके शो में काफी पैसे इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन आपके असिस्टेंट डायरेक्टर ने ये बात शो के टेलीकास्ट होने और शो के पॉपुलर होने से पहले ही एक्सपोज कर दी। अब लोगों को ऐसा लगेगा कि एंटरटेनमेंट ओनली एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि अपने स्पॉन्सरशिप में हर छोटे बड़े शो में 200-300 करोड़ की इन्वेस्टमेंट चुटकी में कर सकती है। ऐसे में एंटरटेनमेंट फील्ड के लोगों के लिए हम एक मजाक बनकर रह जाएंगे। आपकी शो के पॉपुलर हो जाने के बाद अगर उसे दी जा रही हाई फीस एक्सपोज होती तो इससे हमें या किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त हम ये कह सकते थे कि एंटरटेनमेंट ओनली को अच्छी शोज की परख है और उसे अपने जजमेंट पर भरोसा है, इसलिए उसने द परफॉर्मर में इतनी बड़ी रकम इन्वेस्ट की। नमन ने कहा, लेकिन अब सारी बातें अलग हैं। लोगों का आपकी शो की सच्चाई पर से भरोसा उठ चुका है। अब आपके शो की टेलीकास्ट होने के बाद शो की व्यूअरशिप क्या होगी ये कोई नहीं बता सकता। आपकी शो की इमेज पर सवाल उठ गया है, साथ ही साथ शो की व्यूअरशिप काफी खराब रहेगी, इसका हमें डर है। आखिरकार हमारी तरफ से आपके शो में किए जाने वाला 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कोई छोटी रकम नहीं है। अगर आपका शो हिट नहीं हुआ तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान हमारा, यानी कि एंटरटेनमेंट ओनली और रेनबो कॉर्पोरेशन का होगा। ये बात आप भी अच्छे से समझते होंगे, नमन आके कहता रहा। जो कुछ हाल के दिनों में हुआ है उसके बाद तो आपकी शो की व्यूअरशिप अच्छी होगी, ये सोचना भी एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। ऐसे में एंटरटेनमेंट ओनली लोगों की नजरों में मजाक नहीं बनना चाहेगी, और इसलिए हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट आपके शो से वापस ले रहे हैं। ये सब कुछ मैंने अपने अंदाजे से कहा है हरदीप, इसका मेरे बॉस से कोई लेना देना नहीं है। उनके फैसले का असली कारण क्या है ये मैं नहीं जानता। इतना कहने के बाद नमन ने अपने मन में सोचा, पता नहीं उस पागल सनकी के मन में क्या क्या चलता रहता है। कुछ देर तक शांत रहने के बाद हरदीप ने कहा, क्या चीजों को सुधारने का और कोई रास्ता नहीं?
अगर ऐसा कोई रास्ता या तरीका होता तो मेरे बॉस इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने वाली बात आपको बताने के लिए मुझे रात के 1 बजे तक का इंतजार करने के लिए नहीं कहते। वो जरूर किसी सोल्यूशन की तलाश में होंगे, नमन ने जवाब दिया। उन्होंने मुझे कहा था कि मैं रात के 1 बजे तक का वेट करूं। अगर तब तक उनका फैसला नहीं बदला और उन्होंने दोबारा से मुझे कॉल नहीं किया तो मैं इन्वेस्टमेंट विड्रॉ के बाद आपको कॉल करके बतला दूं। तमन ने अपनी तरफ से वो सारी बातें काफी डिटेल में हरदीप को समझाई थी, इसलिए अब उसके मन में भी सुशांत के फैसले को लेकर कोई सवाल बाकी नहीं रह गया था। उसने लाचारी में नमन की ही तरह अपने मन में कहा, सन की साला।